करंट अफेयर्स को लेकर आप सभी की लंबी प्रतीक्षा अब समाप्त होती है। एक बार फिर से नए सिरे से आप सभी को पिछले 1.5 वर्षों के करंट अफेयर्स को समग्रता से पढ़ाने के लिए आप सभी के साथ में उपस्थित हो चुका हूं। अब आप सभी को केवल महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं, उन सभी करंट अफेयर्स का एक वार्षिक संकलन जो है आप सभी के करंट अफेयर्स के सेशन में मिलेगा। सेशन मैं आरंभ कर रहा हूं और अब आपको रेगुलर निरंतर नया करंट अफेयर्स, परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स आप सभी को पढ़ाया जाएगा। तो सत्र का शुभारंभ हो रहा है और अब आप सभी को निरंतर क्लासेस मिलेंगी। आज मैं पहला सेशन आप सभी का लूंगा करंट अफेयर्स के अंतर्गत। सेशन लेने से पहले एक बार मैं आप सभी को सूचित कर देता हूं, मैंने आप सभी के लिए एक वार्षिक संकलन भी तैयार किया है। पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स का वार्षिक संकलन को लेकर के हमने एक मास्टर करंट अफेयर्स की मास्टर बुक भी लॉन्च की है। तो आप सभी के लिए है ये बुक। इसमें पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स का वार्षिक संकलन है। पहला अंक है, अब इसका अगला अंक भी आएगा जल्द ही। तो आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर ये आपकी अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के इसको बुक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम करंट अफेयर्स की चूंकि क्लासेस शुरू कर रहे हैं, नया शुभारंभ है। मैं महत्वपूर्ण टॉपिक आपको यहां पर केवल पढ़ाऊंगा जितना आपके लिए परीक्षा के लिए जरूरी होगा, और आप सभी को ये सेशन निरंतर मिलेंगे, रेगुलर मिलेंगे। 1.5 साल का करंट अफेयर्स चूंकि हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, तो 1.5 साल के करंट अफेयर्स को लेकर हम यहां पर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुभारंभ करते हैं और अब रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी। आप अपनी परीक्षा में निश्चिंत होकर के करंट अफेयर्स को लेकर जाए। ये जो मास्टर बुक है आपकी, अभी हाल फिलहाल में जितनी भी करंट अफेयर्स की परीक्षा मतलब एग्जाम है, उसमें जो भी करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है वो इस बुक से आप देखेंगे 100% करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो ये बुक बहुत ही शानदार है, परीक्षा उपयोगी है और इसमें हम सब कुछ हमने कवर किया है, हर एक चीज इसमें कवर है। ठीक है, तो आप लोग ये बुक भी लीजिएगा। चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स आप सभी का जो है, हमारे नए चीफ जस्टिस बन रहे हैं, 53वें प्रधान मुख्य न्यायाधीश जो हमारे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं, जिनका नाम है न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी। आज के सेशन में मैं आपको पहले इनके बारे में कुछ चीजें बता देता हूं और कब से बनेंगे, कब इनका जो है कार्यकाल प्रारंभ होगा और संविधान में क्या प्रावधान है, इस विषय पर भी हमारी एक विस्तार में चर्चा हो जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। सबसे पहली बात, वर्तमान में आपके जो न्यायमूर्ति हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी 53वें जो हमारे न्यायमूर्ति बन रहे हैं, न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, वो हैं सूर्यकांत शर्मा जी। ये लिख लीजिएगा, ये तथ्य है, फैक्ट है, आप सभी देख पा रहे हैं, सामने आप सभी के हैं। मुख्य न्यायाधीश हमारे बनने जा रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, श्री सूर्यकांत शर्मा। एक बहुत बड़ा पद, हमारी न्यायपालिका हमारे देश की सरकार का आधार है, देश की सरकार का अंग है और स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, संविधान में एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा जी का जन्म 10 फरवरी 1962 में हरियाणा में हुआ था। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के 23वें मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अब जो है 24 नवंबर 2025 से भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार वो लोग लेंगे और काफी लंबा पदभार चलेगा, ये लगभग 9 फरवरी 2027 तक चलेगा। 15 महीने के आसपास ये पूरा का पूरा पदभार आपका चलेगा। ठीक है, तो 24 नवंबर 2025 को जो है, तो आप एक तरीके से ये समझिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णयों में इनका नाम रहा है। जैसे आर्टिकल 370 को लेकर के आप सभी को पता है कि जो आर्टिकल 370 है, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। उस ऐतिहासिक फैसले में ये शामिल रहे हैं और इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर, लैंगिक समानता को लेकर, इन सब को लेकर बहुत महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। तो एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, और आप सभी को जानना चाहिए इनके बारे में। 370 को निरस्त करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। अब ये हमारे जो है प्रधान न्यायाधीश बनने जा रहे हैं।
तो वर्तमान में अभी 52वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अभी B.R. गवई है ना, पूरा नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। उनके द्वारा केंद्र सरकार को सिफारिश की गई है। आमतौर पे हमारे जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, आर्टिकल 124 में संविधान में प्रावधान दिया गया है, और आमतौर पे जो कोलेजियम होती है, कोलेजियम कहें या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, है ना। लेकिन जो पूरी तरीके से आप देखें तो जो अभी B.R. गवई हैं, उनके बाद जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वरिष्ठ न्यायाधीश है, वो जो है सूर्यकांत शर्मा जी है। तो वरिष्ठता को आधार बनाया गया है, वरिष्ठता के आधार पर ही मुख्य न्यायाधीश के पद को जो है चुना जाता है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये विषय वस्तु है। 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पे बनेंगे। ठीक है, और बहुत ही सामान्य परिवार से हैं, और एक बहुत बड़ा सफर है, और लगभग 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। तो 65 वर्ष की आयु, मतलब जो संविधान में प्रावधान है वो ये है कि 65 वर्ष की अधिकतम आयु है हमारे यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश जी की। तो अब B.R. गवई जी की कंप्लीट हो रही है। एक फ्रेम पे दोनों न्यायाधीश हैं, एक 52वें मुख्य न्यायाधीश और ये 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। ठीक है, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। न्यायपालिका को लेकर के बहुत सारे फैक्ट और तथ्य हैं जो आप सभी को पता होने चाहिए। सबसे पहली बात, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल 34 न्यायाधीश हैं इस समय, 33 + 1। आमतौर पे यदि हम वेतन की बात करें तो लगभग 2.5 लाख से ज्यादा का वेतन होता है, 2,80,000 के आसपास वेतन रहता है मुख्य न्यायाधीश का। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसी के साथ जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट है। वैसे ओवरऑल ब्रिटिश काल पे देखें तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, तब सर्वोच्च न्यायालय आपका स्टैब्लिशमेंट हुआ। और B.R. गवई हमारे जो है 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इससे पहले आप सभी को पता है कि 50वें D.Y. चंद्रचूड़ थे, फिर जस्टिस संजय खन्ना बने, फिर इसके बाद जो है आपके B.R. गवई बने, और अब जाकर के सूर्यकांत शर्मा जी बन रहे हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया, इनके बारे में हमें पता है। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट में बनी थी, लीला सेठ नाम है उनका। और बाकी सुप्रीम कोर्ट में भी महिला न्यायाधीश के तौर पे काफी सारे नाम हैं। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। मुख्य न्यायाधीश का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, देश की न्यायपालिका का सर्वोच्च पद है। मुख्य न्यायाधीश के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट का प्रशासनिक संचालन होता है। साथ में जो है भारतीय संविधान के गार्जियन के तौर पे हमारी न्यायपालिका है। न्यायपालिका का जो एक तरीके से पद है, बहुत महत्वपूर्ण पद है, और इसके माध्यम से ही देश के लोगों को जस्टिस और न्याय मिलता है। तो ये अपने दिमाग में बैठा लेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स है जो आप सभी को जानना चाहिए। अब चलिए अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। एक एक करके हम करंट अफेयर्स देखते हुए चलेंगे। आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जो भी मैं आपको बताऊं आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि एक चीज दिमाग में बैठा के चलिएगा, ये नोट्स परीक्षा के टाइम पे आपको काम आएंगे। ठीक है, चलिए लिखते जा रहे हैं, चीजें सब समझ में आती जाएंगी। कहीं पर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन हमारा ओपन है। ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जो मैं कवर करूंगा आप सभी के लिए। देखिए, एक कैटेगरी बनाई गई है ब्लू फ्लैग की। ये जितने भी हमारे बीचेस होते हैं, समुद्र के तटीय क्षेत्र जितने भी होते हैं, वहां पर उनको पर्यावरण अनुकूल समुद्र तटों के तौर पर डेवलप करने को लेकर के एक कैटेगरी बनी हुई है ब्लू फ्लैग प्रमाणन। डेनमार्क में एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, FEE। FEE डेनमार्क का है, ये आपका डेनमार्क में है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, FEE। ये जो है अंतरराष्ट्रीय इको लेबल देता है पर्यावरण के क्षेत्र में, स्वच्छ और अनुकूलन, पर्यावरण अनुकूलन समुद्र तटों को डेवलप करने को लेकर के। तो
33 मापदंड हैं इसको टोटल 33, जो भी समुद्र तट 33 मानदंडों पर खरे उतरता है, जैसे जल गुणवत्ता कैसी है, समुद्री सुरक्षा कैसी है, पर्यावरण वहां पे इको फ्रेंडली प्रबंधन प्रथाएं हैं क्या, सार्वजनिक सुविधाएं कैसी हैं, सतत पर्यटन अवसंरचना, इन सब के आधार पे जो है एक जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो अभी हाल ही में जो करंट से जुड़ी हुई बात है जो आप सभी को जानना चाहिए, भारत में जो समुद्र तटीय इको टूरिज्म है उसको बढ़ाने के लिए या एक तरीके से समुद्री इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए से लगातार काम किया जा रहा है। अभी जो है महाराष्ट्र के 5 जो पुलिन हैं, बीच हैं, है ना, बीच मतलब जो समुद्र तट हैं, उनको जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, नए प्रमाणित समुद्र तट कौन से हैं? 5 अभी ये हैं, 12 इससे पहले थे, 12 + 5 तो टोटल 17 हो चुके हैं ब्लू फ्लैग पाने के लिए। ब्लू फ्लैग पाने वाले टोटल 17 हो चुके, तो अभी नए जो जुड़े हैं 5 जुड़े हैं, और ये सारे आपके महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से आपको इन 5 का नाम लिखना होगा, मैं नाम बता रहा हूं। एक है श्रीवर्धन बीच। श्रीवर्धन बीच जो आपका है ये पड़ता है रायगढ़ में, श्रीवर्धन बीच। ठीक है, लिख लीजिएगा, श्रीवर्धन बीच, रायगढ़ जिला। दूसरा अगला भी रायगढ़ में है, महाराष्ट्र का है आपका, अगला भी आपका रायगढ़ में है, उसका नाम है नागोन बीच। नागोन बीच, नागोन बीच, नागोन बीच भी आपका रायगढ़ में है, नागोन बीच भी आपका रायगढ़ में है। अगला है परनका बीच। परनका बीच, परनका बीच जो आपका है ये पालघर जिला पड़ता है महाराष्ट्र में। पालघर जिला बहुत चर्चित जिला है, पालघर में है परनका बीच। इसके बाद गुहागर बीच है, गुहागर बीच रत्नागिरी जिला में है, रत्नागिरी में। मैं नाम एक बार आपको लिख देता हूं, गुहागर। गुहागर कहां पड़ता है आपका? रत्नागिरी जिला में। एक है लाड़घर, लाड़घर बीच, बीच ये भी बीच है। पालघर, पालघर, ठीक है। और 2 मैंने पहले लिखवाई दिया है, श्रीवर्धन और नागौन। श्रीवर्धन और नागौन बीच, ठीक है, ये सारे महाराष्ट्र के बीच हैं। इनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है और टोटल अब 17 हो चुकी है संख्या। ठीक है, ये दिखाता है कि भारत जो है वैश्विक समुद्र स्थिरता के मानकों के अनुरूप काम कर रहा है। जितने भी हमारे जो राज्य हैं जो समुद्र तटों से लगे हुए हैं और वहां जो समुद्र तटीय बीच हैं, वहां पे पर्यावरण संवेदनशीलता को ध्यान में रख करके ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र की दिशा में हम काम कर रहे हैं। कौन जारी करता है? मैंने बता दिया, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, FEE के द्वारा जारी किया जाता है। स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल समुद्री तटों को डेवलप करने को लेकर मरीना बीच, स्थायी नौकेयन, पर्यटन, इन सबको मानकों के तौर पे मापदंड आपके स्टैब्लिशमेंट किए जाते हैं। इको टूरिज्म को बढ़ावा देना अल्टीमेट उद्देश्य है। स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देना, पर्यावरण प्रशासन को मजबूत करना, है ना, ये सब आधार हैं और इन्हीं आधारों पर जो है ये काम पूरा का पूरा किया जाता है। तो एक तो दिमाग में बैठा दीजिएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पूरी लिस्ट हमें बता दीजिए कि कौन कौन से हैं। तो टोटल संख्या 12 है। मैं आपको एक बार पूरी लिस्ट बताता हूं। हाँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट है। टोटल 12 पहले के हैं ये, ठीक है। अब 17 हो चुके हैं, 12 जो है पहले के हैं। तो साफ सुथरे समुद्र तट, सुरक्षित समुद्र तट, टोटल मैंने बताया 33 पैरामीटर हैं। तो 12 ब्लू फ्लैग में से एक तो ये है गुजरात का है, शिवराजपुर बीच, ठीक है। एक है गोल्डन बीच, पुरी में पड़ता है उड़ीसा में। एक है घोगला बीच, दीव में पड़ता है। कासरकोड बीच कर्नाटक में पड़ता है। पदुबिद्री बीच कर्नाटका में पड़ता है। कप्पाड़ बीच केरल में पड़ता है। रसीकोंडा बीच आंध्र प्रदेश में पड़ता है। राधानगर बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। कोवलम बीच, ये कोवलम उसमें है, केरला में है। ये वाला थोड़ा सा हटा लीजिएगा, यहाँ केरला होना चाहिए। कोवलम केरला का बीच है, ठीक है, केरल। एडेन बीच पुदुचेरी। मिनिकाय ये लक्षद्वीप का है, मिनिकाय थुडी बीच लक्षद्वीप के हैं। और एक आपका कदमत बीच है, भी लक्षद्वीप का है, ठीक है। तो टोटल हमारे ब्लू फ्लैग कितने हो चुके हैं? 17 हो चुके हैं। 5 आपके अभी नए बने हैं, लेटेस्ट बने हैं।
ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलना, एक एक करंट अफेयर चूंकि यहाँ पे हम कवर करते हुए चलेंगे तो कहीं पे दिक्कत ना हो। आगे चलते हैं, ये हो गए आपके बीचेस हो गए। एक देश है जो इस समय पर्यावरणीय संकट से गुजर रहा है, जिसका नाम है तुवालू। तुवालू बहुत छोटा सा देश है और ये माइक्रोनेशिया द्वीप है, एक तरीके से देखिए ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पे है पापुआ न्यू गिनिया द्वीप। यहीं पर आप देखिए यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे देश हैं आपके, ठीक है। तो दुनिया के सबसे छोटे और जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में एक है तुवालू। अभी यहाँ की जनसंख्या भी माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट की जा रही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए नया वीजा भी जारी किया है। तो तुवालू जो है आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ में, आयुसीएन का नाम आप सभी को पता होगा, एक संस्था आयुसीएन, अभी उसका सदस्य देश बना है और 90वां देश बना है ये, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आयुसीएन जो रेड डेटा लिस्ट और ये सब कुछ जारी करती है। तो ये देश है तुवालू, छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास ही है आपका। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ये जो द्वीप है आपके, इन्हीं का एक हिस्सा है। 90वां देश बना है आयुसीएन में जुड़ने के लिए। तो पर्यावरणीय शासन को सशक्त बनाने के लिए, वैश्विक संरक्षण प्रयासों को बेहतर करने के लिए प्रशांत महासागर में स्थित देश जो आपका तुवालू है, ये एटॉल मतलब जो आपका एक तरीके से सारे के सारे, इनमें से अधिकांश द्वीप ऐसे हैं जो कि कोरल रीफ में बने हुए हैं। कोरल रीफ है ना, प्रवाल द्वीप है। जैसे आप देखिए हमारे यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो हिमालय का विस्तार है ना, और ज्वालामुखी और जो प्लेट टेक्टोनिक घटना है उसके थ्रू बने हैं। लेकिन जो लक्षद्वीप हैं या जो नीचे देखेंगे मालदीव हैं, तो ये सारे प्रवाल द्वीप हैं। उसी तरीके से तुवालू भी आपका एक प्रवाल द्वीप है, ये प्रवाल पे बसा हुआ द्वीप है, आप देख पा रहे हैं, प्रवाल द्वीप है आपका, ठीक है। तो अभी तुवालू जो है आने वाले समय पे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और ऐसे में तुवालू अब आपका द्वीप पूरी तरीके से क्या हो रहा है, जलमग्न होने की तरफ है। आने वाले 2050 तक में जलमग्न हो जाएगा, द्वीप का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे रहने वाली जो 11,000 जनसंख्या है, उस जनसंख्या को अब ऑस्ट्रेलिया में ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो आयुसीएन का 90वां सदस्य देश बना है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर, स्पष्ट है। कोरल रीफ, मत्स्य संसाधन, प्रवासी समुद्री पक्षी, इन सबको लेकर के ये आपका समुद्री स्तर पे अब वृद्धि होगी, ये खत्म हो जाएगा। तटीय कटाव हो रहा है, आक्रामक प्रजातियां यहाँ पे हो रही हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उन सब का खामियाजा जो है इस पे जो है डेवलप हो रहा है बड़े स्तर पे। आयुसीएन की सदस्यता से तुवालू को सबसे पहली बात अब इंटरनेशनल लेवल पे सहयोग मिलेगा, अंतरराष्ट्रीय मंच पे प्रतिनिधित्व करेगा, अपनी बात रख पाएगा, अपने संकट को बता पाएगा। और साथ ही आपको पता है कि आयुसीएन के सदस्य देशों को मल्टीपल फंडिंग वगैरह भी मिलती है। तो इनको ग्रीन क्लाइमेट फंड है, जैसे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज हैं, समुद्रिक आधारित जो संरक्षण है आपका, ठीक है, उन सब से इनको बेनिफिट मिलेगा। सतत मत्स्ययान हो गया आपका, ठीक है, और समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं, जलवायु अनुकूलन तकनीकी हैं, इन सब में इनको जो है बेनिफिट्स मिल पाएंगे। तो एक खबर आपकी ये है कि तुवालू जो है 90वां देश बन चुका है, आयुसीएन का सदस्य देश के तौर पे इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। ये भी अपने दिमाग में आपको बैठा के रखना है, चीजों को आसानी से समझना है। अब एक टूरिज्म को लेकर के ही एक खबर है आपकी। हाँ, ये आप देख पा रहे हैं ऋषिकेश का ये एक ब्रिज बनाया गया है, नया ब्रिज है और ये भी सस्पेंशन ब्रिज है आपका। ये ग्लास ब्रिज है, भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया, इसका नाम रखा गया बजरंग सेतु। आपने ऋषिकेश यदि आप गए होंगे तो आपने राम झूला और लक्ष्मण झूला ये सारे देखे होंगे, वहीं पर आपका बन रहा है आपका ये सस्पेंशन, भारत का पहला सस्पेंशन ब्रिज है। देखो ऋषिकेश का जैसे ही नाम आता है तो आध्यात्मिक पर्यटन और पर्यटक स्थलों में एक नई पहचान एस्टेब्लिशमेंट होती है ऋषिकेश की, और बड़ी संख्या में लोग ऋषिकेश जाते हैं। ऋषिकेश है, बगल में शिवपुरी है, उसी के ऊपर फिर आपका जो है देवप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, अलकनंदा के किनारे किनारे बहुत सारे शहर हैं अलकनंदा, और वहां पे बहुत सारी नदियां भी आपस में आके पंच प्रयाग हैं। फिर वहां पे चारों धाम है, केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें,
गंगोत्री यमुनोत्री, तो टूरिज्म में और खासकर आध्यात्मिक टूरिज्म में भारत की एक तरीके से देवभूमि के तौर पे हम उत्तराखंड को जानते हैं। तो भारत के प्रमुख आध्यात्मिक एवं पर्यटक स्थलों में से ऋषिकेश अब एक नया स्थापत्य आर्किटेक्चर पहचान हासिल करने जा रहा है। गंगा नदी पर यह बन रहा है आधुनिक सस्पेंशन ब्रिज, जिसका नाम रखा गया बजरंग सेतु। क्या नाम रखा गया? बजरंग सेतु। यूकेपीएससी वाले विशेष ध्यान दें, ठीक है। स्टेट पीसीएस के हिसाब से भी आपको देखना, देखा मेरा यहाँ पे उद्देश्य है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ साथ राज्यवार खबरें भी आपकी सारी में कवर करूं, ठीक है। हर एक स्टेट जितने भी हैं पीसीएस वाइज भी आपकी खबरें यहाँ पर रहेंगी। नेशनल इंटरनेशनल तो पूछा ही जाता है, आपको स्टेट वाइज भी चीजों को देखना है। तो जो चीजें अब जैसे ये खबर आपकी है तो एक स्टेट से जुड़ी हुई लेकिन टूरिज्म से भी जुड़ी हुई है ना, और साथ में ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। हर एक पीसीएस में एक दूसरे स्टेट के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपको रफली पता रखना है, ठीक है। दिसंबर 2025 में ये ओपन हो जाएगा, संभावना यही है। और लक्ष्मण झूला का स्थान लेगा आपका ये। लक्ष्मण झूला बंद कर दिया गया, लक्ष्मण झूला को 2019 में बंद कर दिया गया था, ठीक है। राम झूला ही आमतौर पे आपका चलता है। तो लक्ष्मण झूला 1929 में बना था, अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे। ऋषिकेश की पहचान थी, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे जाते थे, और समय के साथ जो है पुल की संरचना कमजोर हो गई। लंबा समय काल चला ये पुल आपका 1929 का मतलब ये समझिए कि लक्ष्मण झूला 2019 में 90 साल चला, ठीक है। तो लक्ष्मण झूला आपका असुरक्षित हो गया था। सुरक्षित आवाजाही बनाए रखने के लिए सरकार के द्वारा एक नया पुल बनाने की योजना बनाई, और उसमें बाद ही ये बजरंग सेतु आपका बनके तैयार हुआ। तो बजरंग सेतु आपका क्या है? एक आधुनिक सस्पेंशन ब्रिज के तौर पे बनाया गया है, मजबूती है, सुरक्षित है। आप इस पुल पे जाएंगे, हिलता भी है ना। राम झूला भी बहुत हिलता, लक्ष्मण झूला तो बहुत ही हिलता था, ठीक है। तो जब भी मैं खुद ऋषिकेश जाता हूँ तो यहाँ पे बैठकर गंगा का वो जो हवाएं आती है ना, पवनें आती हैं, अलग ही ऊर्जा है, अलग ही यहाँ का जो है एक पूरा, ठीक है। तो एक ये समझ में ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर है? बजरंग सेतु बनाया जा रहा है लक्ष्मण झूला की जगह पे। हाँ, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार मिला है भारतीय मूल के सुनील अमृत को, ठीक है। ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार दिया गया सुनील अमृत जी को। ये भारतीय मूल के इतिहासकार हैं, सुनील अमृत, नाम याद रखिएगा। ये फोटो है इनकी, सुनील अमृत भारतीय मूल के इतिहासकार हैं, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द बर्निंग अर्थ। ये आप देख सकते हैं, बुक का नाम है, ये बुक ही है, बुक की फोटो है, ठीक है। बर्निंग अर्थ, बर्निंग अर्थ इतिहास है ये। किससे जुड़ा हुआ? इन्वायरमेंट को लेकर, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर। तो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 मिला है इसको, ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है इस पुस्तक को, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि है। येल यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं सुनील अमृत, ठीक है। येल यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर हैं। केन्या में इनका जन्म हुआ है, पालन पोषण सिंगापुर में हुआ है, भारतीय मूल के हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की है, और बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के वैश्विक दृष्टिकोण से पर्यावरणीय इतिहास, प्रवासन और औपनिवेशिक काल के विषयों पर गहन शोध किया इन्होंने, ठीक है। तो पिछले 500 वर्षों का पर्यावरण और मानव के इतिहास के अध्ययन को प्रस्तुत करती है ये पुस्तक द बर्निंग अर्थ, ठीक है। सुनील अमृत जी की ये पुस्तक, तो ये एक आपकी बहुत ही शक्तिशाली सुंदर भाषा में लिखी गई उत्कृष्ट पुस्तक है ना। मैं भी इस पुस्तक को एक बार पढ़ूंगा जरूर, ठीक है। इतिहास की जो भी पुस्तकें आमतौर पे मुझे लगता है कि पढ़नी चाहिए, तो ये किताब भी अभी मेरे लिस्ट में है, जैसे ही समय मिलेगा इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक आपका करंट अफेयर्स ये हो गया, इससे भी क्वेश्चन पूछने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, भारत में फॉरेक्स बढ़ रहा है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व मतलब विदेशी मुद्रा भंडार, टोटल कितना हो गया है? 700 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है, 700 अरब डॉलर के पांच पहुंच चुका है हमारा। जो अब इसके पीछे का कारण, एक तो सोने का भी भंडार बढ़ रहा है भारत का, सोने के रेट भी, अरे पूछिए मत, सोने के रेट तो एक अलग ही रफ्तार से बढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कैसे, क्या कारण है ना। 1.5 लाख का रेट पहुंचने वाला था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, बट आप ये समझिए कि 1.40 का रेट पहुंच चुका है। सोना तो आने वाले समय में लगता है कि म्यूजियम में रख दिया जाएगा, वैसे घरों में है लोगों के सोना, लेकिन महंगा होता जा रहा है।
तो आरबीआई ने अभी ताजा आंकड़े जारी किए हैं 17 अक्टूबर 2025 को, और उन्होंने कहा है विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो कितना हो चुका है, 700 अरब डॉलर से ज्यादा बढ़ गया है। कितना हो गया, 702 अरब डॉलर हो चुका है। तो ये अभी तक का सबसे, मतलब एक तरीके से समझिए कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व 700 अरब डॉलर ज्यादा पहुंच चुका है। सोने के भंडार में तेजी से वृद्धि के कारण से हमारी जो विदेशी मुद्रा पर संपत्तियां हैं वो जो है, लेकिन देखो सोना एक ऐसी चीज है कि भारत के लोग खरीदते ही हैं। साउथ इंडिया में तो बहुत ही खरीदा जाता है, नॉर्थ इंडिया में शादी के ओकेजन से लेकर के हर जगह पे सोना जो है लगातार, है ना, खरीदा ही जाता है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा, भारत के कुल विदेशी भंडार की मात्रा बढ़ चुकी है, उसके पीछे का कारण सोने के भंडार में भी वृद्धि है। सोने की कीमतों में उछाल भी हो रही है, ठीक है, और लगातार। क्लियर है, स्पष्ट है। तो एक ये भी महत्वपूर्ण खबर है, ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सेगमेंट है। बाकी सारी चीज जो भी है वो सब कुछ इकोनॉमी की क्लास में मैं आपको बताता हूँ इन चीजों को लेकर के, बट ये जनरली आपको जानना है। तो आज के लिए कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो हमने देखी, एक तो सोने का विदेशी मुद्रा भंडार हमारा 700 बिलियन हो चुका है, ठीक है, डॉलर हो चुका है, यूएस डॉलर। और ये आपका जो है बजरंग सेतु है, तुवालू जो है अब आपका आयुसीएन का 90वां सदस्य देश बन चुका है, ठीक है। इसके बाद हमारे टोटल 17 बीचेस हो चुके हैं जिनको ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र मिल चुका है, ठीक है। इसके बाद ये सुनील अमृत हैं, इनको जो है ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार मिला है। और एक खबर जो हमारी है, हमारे 53वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, बनने वाले हैं सूर्यकांत शर्मा जी, ठीक है। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, और अब यही सिलसिला आपका चलेगा, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल, खेल परिदृश्य, पर्यावरण परिदृश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक परिदृश्य, सभी तरीके के महत्वपूर्ण दिवस, जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो सारी होंगी। दूसरा, मास्टर करंट अफेयर्स की मास्टर बुक जरूर आप लोग परचेज करें। ये अभी पहला अंक है, इसका दूसरा अंक भी आएगा। इसमें प्री मेंस सबको ध्यान में रख करके हमने करंट अफेयर्स अवेलेबल कराया है। तो ये बुक आपको कहाँ पे मिलेगी, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे। साथ ही आप यदि हमारे साथ विस्तार से जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं, जीएस करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सीसैट तैयार करना चाहते हैं, तो केवल एक कोर्स है, हमारे मास्टर कोर्स हैं। अलग अलग एग्जाम के अलग अलग मास्टर कोर्स हैं। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर आइए और बढ़िया से पढ़िए, मस्ती के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं क्लास में, अगली क्लास में। अब कंटिन्यूअस क्लास आपकी चलती रहेगी, क्लास का आप हिस्सा बनते रहिए, एक एक क्लास को देखिए, नोट्स बनाइए, बिल्कुल तनाव मुक्त रहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।